आलमी समय के खास प्रोग्राम आपकी आवाज में आपका खैर मकदम है। इस वक्त हम मौजूद हैं देवबंद, काफी तादाद में लोग हमारे साथ हैं। इस प्रोग्राम के जरिए हम बात करने की कोशिश करेंगे कि इलाके के किस तरह के मसाइल हैं, क्या बुनियादी सहूलियात देवबंद को मुहैया कराई गई हैं या नहीं कराई गई हैं, जो यहाँ से लीडरान चुन करके जाते हैं वो क्या जो वादे करते हैं आवाम से उनको पूरी तरह से उनको पूरा करने में कामयाब हैं या वादे सिर्फ वादे हैं। इन्हीं सारी चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ अहले इलाका मौजूद हैं। प्रोग्राम के इस पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे किस तरह के बुनियादी मसाइल हैं, किस तरह के लोकल प्रॉब्लम्स हैं। देखिए, जहाँ तक मसाइल का सवाल है, मसाइल तो पूरे उत्तर प्रदेश में इतनी समस्याएं हैं कि जिनका समाधान जो है अब तक जितनी भी सरकारें आई हैं उन्होंने उसे गंभीरता से नहीं लिया है। और जहाँ तक देवबंद का सवाल है, देवबंद में तो बदकिस्मती ये रही कि यहाँ पर जितने भी प्रतिनिधि चुने गए, चाहे वो पार्लियामेंट के हों या विधानसभा में हों, तो वो उन लोगों ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया यहाँ पे। और जहाँ तक नगर पालिका का सवाल है, नगर पालिका में ज़रूर अब तक जो चेयरमैन एक दो टर्म से पिछली मरतबा रहे हमारे यहाँ और हम मौजूदा चेयरमैन हैं मावी अली जी, ये लोग बेचारे प्रयास कर रहे हैं और अपने स्तर पर जितना भी कर सकते हैं इन्होंने किया है। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि इनको सहयोग नहीं मिलता सरकारों से। अब जैसे पिछली मरतबा अभी यहाँ पे मंत्री जी है आजम खान साहब, उन्होंने देवबंद के बारे में कुछ नहीं किया। हालांकि देवबंद एक विश्व में एक पहचाना स्थान है दारुल की वजह से, और यहाँ पर मंदिर है, उसमें तमाम देश नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग आते हैं। लेकिन उसके बावजूद हमारी उत्तर प्रदेश सरकार इस पर कोई खास ध्यान नहीं देती और मुझे अफसोस है कि आजम खान यहाँ आए और उन्होंने देवबंद के लिए कुछ नहीं किया। इनका कहना है कि लोकल हुकूमत जो सरकार है वो पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की इस इलाके को पिछड़ा रखे हुए है और कोई किसी तरह का ध्यान या डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा। सबसे पहले तो मैं देवबंद के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि देवबंद हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जो है अपना एक स्थान रखता है। क्योंकि जहाँ एक तरफ यहाँ दारुल उलूम है विश्व प्रसिद्ध जो है, दूसरी तरफ जो है यहाँ तिरुपुर बाला सुंदरी का धाम है। और इन दोनों की वजह से जो है ये देवबंद पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जाना जाता है। लेकिन अफसोस और बदकिस्मती की बात यह है कि यहाँ की सड़कें जो हैं वो चारों तरफ की सड़कें, चाहे वो देवबंद सहारनपुर रही हो, चाहे वो देहात की सड़कें रही हों, वो सबसे खराब हालात में है। दूसरा, बिजली की समस्या जो है वो बहुत जबरदस्त मात्रा में है। बिजली देहात की तो बिजली जो है वो बिल्कुल जो है नदारद है, बिल्कुल कट ऑफ कर चुकी, और शहर में भी 5-4 घंटे बिजली आती है। तो यहाँ की सरकार जो उत्तर प्रदेश सरकार है, मेरा मानना यह है कि जो सरकार हमसे वादे करती है चुनाव के समय में जो है सरकार उनको पूरा नहीं करती। और जो हमारे यहाँ के नुमाइंदे चुनकर जाते हैं इलेक्शन के वक्त तक तो वो बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब वो चुने जाते हैं उसके बाद जो है वो अपनी शक्ल दिखाना यहाँ गवारा नहीं समझते। दूसरी एक मेरा और बताऊंगा आपको जो है, मैं यहाँ पूरे हिंदू मुस्लिम समुदाय की बात करना चाहूंगा कि जैसे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो लागू की गई थी उसमें ये कहा गया था सच्चर कमेटी में जो है कि हिंदुस्तान का जो मुसलमान है उसकी हालत हरिजन से बदतर है। लेकिन आज तक कोई भी सरकार यहाँ आई, जो भी सरकार आती रही, उन्होंने जो है उसे जो है पूरे तरीके से लागू नहीं किया। नंबर 2, मेरा एक मानना यह है कि यहाँ का किसान जो है वो बहुत बुरी तरह से जो है पिछड़ा हुआ है, आत्महत्या कर रहे हैं, गन्ने की समस्या है। आज आप टीवी और अखबार के माध्यम से देख रहे होंगे कि लोग जो है गन्ने की होली जला रहे हैं और वो कर्ज के तले इतने दबे हुए हैं कि लोग जो आत्महत्या करने में मजबूर हैं। बिल्कुल, इन्होंने गन्ने की बात की, किसान की बात की, उसके अलावा सड़क की बात की, बिजली की बात की, और किस तरह के इलाके के मसाइल हैं, चाहे वो एजुकेशन को लेकर अगर हम बात करें किस तरह के स्कूल सरकारी हैं या और जो मसाइल हैं वो किस तरह के हैं। मेरा कहना यह है कि देवबंद की सरजमी आलमी शोहरत याफ्ता है दारुल उलूम की वजह से। शहर को खूबसूरत बनाना चाहिए था, मगर यहाँ पे आज तक कुछ नहीं हुआ इस तरह का मामला। जबकि दारुल उलूम की वजह से यहाँ पे सदर जमहूरिया तक भी आ चुके हैं 2-3 पीरियड में, मगर कभी भी आज तक इसके खूबसूरत बनाने की कोई बात नहीं हुई। सबसे बड़ा मसला है यहाँ पे स्टूडेंट्स के खेलने का, न कोई स्टेडियम है, न कोई पार्क है, न कोई साफ सुथरी ऐसी चीजें हैं जहाँ पर बैठ के आदमी कुछ बातचीत कर सके। सड़कों का मसला है वो नगर पालिका अपना करती रहती है, यहाँ के चेयरमैन साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और दूसरे यहाँ के तलबों का मामला है,
अगर पढ़ाई के साथ साथ, तालीम के साथ साथ उनका खेल का भी रखा जाए तो कैसा है, जबकि यहाँ पे सारे मंत्री आ चुके हैं मगर कभी किसी ने आज तक कुछ नहीं किया। बिल्कुल स्पोर्ट्स ग्राउंड की ये बात कर रहे हैं कि इलाके में एक अच्छा स्पोर्ट्स ग्राउंड हो ताकि जो तलबा हैं वो वहाँ पर अपना एक्सरसाइज कर सकें या खेल सकें। हाँ, बहुत अच्छी बात कही, लेकिन यहाँ पर 2-3 मूलभूत समस्याएं हैं। पहला मसला तो यहाँ पे बिजली का आता है। बिजली के यहाँ पर 24 घंटे के ऑर्डर हैं, बावजूद उसके 12 या 14 घंटे ही बिजली मिल पाती है। बिजली न मिल पाने की वजह से यहाँ पर के जो उद्योग धंधे हैं, खास तौर से गंडासा उद्योग, वो बुरी तरह चरमरा गया है। और ये लोग बिजली न आने की वजह से जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं, उससे लागत बढ़ जाती है और पोजीशन ये है कि गंडासा उद्योग चौपट होता जाता रहा। और रही बात यहाँ के सड़कें वगैरह की, यहाँ पे सड़कें बहुत अच्छी हैं और चेयरमैन साहब हमारे बहुत कोशिश कर रहे हैं सड़कें बनवाने की, और मोदी जी ने जो सफाई अभियान चलाया है वो भी बहुत बेहतर है। लेकिन अगर उसी सिलसिले में जो यहाँ की नगर पालिकाएं हैं उनके अंदर अगर वैकेंसी निकाल दी जाए, कर्मचारी बढ़ा दिए जाएं, सफाई कर्मचारी जब बढ़ जाएंगे तो जाहिर सी बात है सफाई समस्या अपने आप हल हो जाएगी। बिल्कुल उन्होंने सफाई की बात की, जो स्वच्छ अभियान मोदी के जरिए चलाया जा रहा है। हमारे साथ चेयरमैन साहब भी हैं। बात आ रही है कि आपके लेवल पर काफी कोशिश हो रही है काम करने की, लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकारें हैं, जो उत्तर प्रदेश की सरकार है खासतौर से, वो कहीं ना कहीं राह में जो है रोड़ा अटकाती है। तो किस तरह की दिक्कतें आती हैं? माननीय मुख्यमंत्री का तो प्रयास है कि देवबंद में अच्छे से अच्छा विकास हो और शहर के लिए उन्होंने काफी योजनाएं भी दी, सड़कें भी बन रही, काफी काम भी हो रहा है। लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि जो हैं, जो विधायक हैं, जिन्हें विधानसभा में जाके बात रखनी चाहिए, मुख्यमंत्री से बात करते रहना चाहिए, वो उसमें बिल्कुल उदासीन है। वो उसमें हमारा इससे कुछ गलत फैसला हुआ, विधायक हमारे से गलत चुने गए, हालांकि वो समाजवादी पार्टी के ही हैं, लेकिन वो वहां कोई भी तवज्जो नहीं दिलवा पाते। हमें जाके मुख्यमंत्री से डायरेक्ट बात करनी पड़ती है और पैसा लाना पड़ता है। शहर का जहां तक मामला है, शहर में तो काफी विकास है, सड़कें भी बन रही, पानी की व्यवस्था भी पहले से अच्छी हुई। लाइट की समस्या है, लाइट 24 घंटे शासन से जो है आदेश है, लेकिन वही 20 घंटे 12 घंटे से ज्यादा लाइट नहीं आ पाती। और सफाई व्यवस्था की जैसे मोदी जी ने चलाया अभियान, तो सफाई के लिए तो अगर अभियान चलाया तो प्रदेश सरकारें या जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कर्मचारियों को बढ़ावे। और ये दिखावा है कि भाई मोदी जी झाड़ू हाथ में ले खड़े हो गए, कोई भी गंदगी तो अपने अंदर है। आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि भाई सफाई अभियान होना चाहिए, दूसरी तरफ गिरिराज किशोर जैसे गंदे आदमी को कैबिनेट में ले रहे हैं, तो आप तो गलाजत पैदा कर रहे हैं। आप कहाँ अच्छाई की बात कर रहे हैं? सफाई की बात तो आप कर ही नहीं रहे। आप उस आदमी को कैबिनेट में ले रहे हैं जो कह रहे हैं कि मुसलमान वो जो मोदी को वोट नहीं दे सकता वो पाकिस्तान चले जाए। अगर यही बात कश्मीरी कहें कि हम पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हैं, तो क्यों गिरिराज किशोर जी नहीं बोलते? अगर ये बात एक मुसलमान कहे कि हम पाकिस्तान जाना चाहते हैं, ये बात एक मुसलमान कहे, अगर अलगाववादी कोई संगठन कहे कि कश्मीर को पाकिस्तान में दे देना चाहिए, तो फिर क्यों लड़ा है? उस पर क्या लड़ाई है? फिर उस बात पे वही बात गिरिराज किशोर कह रहा, वही गनी खान लोन कह रहा, तो फिर लड़ाई किस बात की है? तो गलत तो इनके अंदर है, इनके जहनों में गलत है। और अगर सफाई करनी है, लोगों के अंदर बीच में जाकर सफाई करनी है, तो कर्मचारियों को बढ़ाना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें योगदान दे, सब्सिडी दे, बहुत सारी चीजों पर सब्सिडी दे रखी। बिल्कुल, उसके लिए पूरा एक प्लान करना होगा, पूरा एक रोड मैप उसके लिए तैयार करना पड़ेगा, और उसके बाद ही जो है जो एक अभियान है, सफाई अभियान जो चलाया है, वो कामयाब हो सकता है। और क्या कहना है, किस तरह की और दिक्कतें हैं? सर, जहाँ सबसे बड़ी समस्या जो है हमारी, हम ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से ले करके और सेंट्रल गवर्नमेंट तक, एक मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि मेरठ से और सहारनपुर तक की डबल लाइन ट्रेन की, जो आज तक नहीं हो पाई। और ये समझ लीजिएगा दिल्ली यहाँ से 150 किलोमीटर है, 8 घंटे का रास्ता है यहाँ से ट्रेन के जरिए। तो मतलब मेरी ये रिक्वेस्ट है, ये जहां तक भी हमारी आवाज पहुंच सके हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। धरने प्रदर्शन बहुत कर लिए, बहुत मांग पहुंचा ली, और अक्सर ये होता कि अब होगा अब होगा अब होगा। आज तक वो डबल लाइन नहीं हो सकी, जिसकी वजह से ये क्षेत्र और ज्यादा पिछड़ा हुआ, बहुत ज्यादा पिछड़ चुका। बिल्कुल, उन्होंने ट्रेन की लाइन की बात की कि उसको डबल किया जाना चाहिए, जिससे इलाके में जो ताजिर हैं उनको फायदा होगा, और जो लोग सफर पर जाते हैं, चाहे वो दिल्ली की बात करें और हिंदुस्तान के किसी और कोने में भी जाने चाहते हैं, तो वो बआसानी बसहूलियत जो है वहां तक पहुंच सकें। आलमी समय का खास प्रोग्राम आपकी आवाज में वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी ये सिलसिला जारी रहेगा। बस सोचती हूँ कि क्या तुम सच में वो हो जो लोग कहते हैं, या लोग जो कहते हैं तुम वो बनने की कोशिश कर रहे हो। लगता है तुम अपने आप को छुपा रहे हो। इतिहास के महान चोरों में से एक माना जा रहा है। एक थियरी ये भी है कि वो अचानक गायब हो गया। हम इंसान हमेशा किसी और की जिंदगी चुरा के जीना चाहते हैं, ये फितरत है हमारी, और मैं तो हुई। आर्मी सारा के साथ 4 साल पूरे हो गए, सो वेरी हार्टी कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट।
आलमी समय के खास प्रोग्राम आपकी आवाज में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। हम बात कर रहे हैं कि किस तरह की इलाके में परेशानी है। देवबंद आए हुए हैं और काफी तादाद में हमारे साथ लोग मौजूद हैं। बात चल रही है कि खास तौर से इलाके में जो बुनियादी सहूलियात हैं, चाहे वो बिजली, पानी और जो बुनियादी सहूलियात हैं, वो इलाके में मुहैया कराई गई हैं या नहीं कराई गई हैं। क्या कहना है आपका और किस तरह की परेशानी है? जैसे सड़क की बात आई, बिजली की बात आई और ये बात आई कि सरकारें जो है वो पूरी तरह से काम करने में नाकाफी। देखिए, जहाँ तक विकास की बात है, वहाँ तो देवबंद बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है। इंडस्ट्रियल लेवल पे बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है। कोई भी गवर्नमेंट हो, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, उनको ये मतलब ये चाहिए कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया जाए जिससे युवाओं के अंदर रोजगार बढ़े। और देवबंद का मैं मानता हूँ कि इस्तेमाल सिर्फ चुनाव में देवबंद एक आइडियोलॉजी है। देवबंद का इस्तेमाल सिर्फ एक सियासी पार्टी इस वजह से करती है कि अगर हमने देवबंद के उलेमाओं को अपने साथ ले लिया तो एक हिंदुस्तान का, एक मुसलमानों का बड़ा खित्ता हमारे साथ आ जाएगा और उससे हमें सियासी फायदा पहुंचेगा। सिर्फ इस वजह से देवबंद का इस्तेमाल किया जाता है। और विकास की बात जो है वो कोसों दूर है। मतलब किसी भी लेवल पे सड़कों का मतलब सड़कों का, रेलवे लाइन का, इंडस्ट्रियल लेवल पे तो जीरो है बिल्कुल। बराबर में हमारे उत्तरांचल पड़ता है। ये हमारी बदकिस्मती रहेगी। डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर उस टाइम उत्तरांचल में नहीं जा पाया, वरना हम लोग आज बहुत आगे होते। तो हम तो यूपी के एक कोने में पड़े हुए हैं जहाँ विकास तक पहुँचना तो बहुत मुश्किल है। विकास बिल्कुल, इन्होंने बात की कि देवबंद एक मकतबे फिक्र होने की वजह से सियासी पार्टियां उसका इस्तेमाल करती हैं और वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और कहीं पर भी, खासतौर से अगर देवबंद की बात करें या और मुसलमानों की बात करें, तो कहीं पर भी मुसलमानों के लिए कोई भी पार्टी कुछ करते हुए नजर नहीं आती। बस पार्टी तो कोई भी कुछ नहीं कर रही है और जो हमारे यहाँ से नेता चुन के भेजते हैं वो भी कुछ नहीं कर रहे। हमारे यहाँ देवबंद में, मैं अपने देवबंद के युवाओं की बात करूंगा कि उनके लिए स्टेडियम की बात की थी इलेक्शन के टाइम हमारे मंत्री जी ने, अब तक उस पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। और हमारे यहाँ की पूरी विधानसभा की सड़कें इतनी गंदी हुई है, जैसे सांपला रोड है ये, और भी बहुत सी इनकी विधानसभा में कोई काम नहीं अब तक हुआ। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि यहाँ स्टेडियम बहुत जरूरी है। और मैं और बात ना करके मैं फिर भी ये बात कह रहा कि मैं अपने कार्यकर्ताओं की बात करूंगा समाजवादी के। आज अगर सत्ता में पार्टी है तो जो पुराने कार्यकर्ता है समाजवादी के, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। जो और लोग पार्टियों के हैं उनका हाथ में आज भाग दौड़ रहे हैं और वो फकत दलाली का काम कर रहे हैं यहाँ। असल में देवबंद की बुनियाद सबसे जरूरी है, बुनियादी सुविधाओं को पूरा करना। सबसे पहले हमारे यहाँ अस्पताल है, लेकिन वहाँ ना तो सर्जन है, ना कोई आई स्पेशलिस्ट है। हद यह है कि अगर जरा सी भी चोट लग जाती है तो सहारनपुर रेफर किया जाता है, जिसकी वजह से काफी मरीज को नुकसान पहुंचता है। दूसरी चीज, सब लोगों ने कहा यह सुविधा सड़कों की होनी जरूरी है, लेकिन अफसोस इस बात का है जो भी प्रतिनिधि आता है, खास तौर से एमएलए और एमपी, वो कुछ नहीं करते सिवाय इसके कि यहाँ वोट बटोरते हैं और चले जाते हैं। मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट से, यूपी गवर्नमेंट से मांग है कि देवबंद की सुविधा के लिए खास तौर से ध्यान दिया जाए। और बहरहाल देवबंद बहुत पिछड़ा इलाका है, बज़ाहिर जो है पूरी वर्ल्ड का टॉप मोस्ट शहर कहलाता है, लेकिन सुविधा के बारे में बिल्कुल दारूम देवबंद होने की वजह से इस इलाके को एक अलग फोकियत हासिल है और उसके बावजूद इलाके में कोई डेवलपमेंट का काम नहीं होता। उसके अलावा अगर हम बात करें तालीमी लिहाज से, जो सरकारी स्कूल हैं उनकी क्या हालात है? सरकारी स्कूल के नाम पर एक यहाँ गवर्नमेंट का डिग्री कॉलेज है, उसमें ना तो कोई पॉलिटेक्निक है, ना कोई इंजीनियरिंग है, ना यहाँ कोई एमबीबीएस कॉलेज है। मेरी यूपी गवर्नमेंट और केंद्र गवर्नमेंट से आपके चैनल के माध्यम के द्वारा गुजारिश है कि यहाँ पे एक पॉलिटेक्निक कॉलेज खोला जाए, इंजीनियरिंग कॉलेज खोला जाए, जो यहाँ के युवा हैं और पढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसी सुविधा नहीं है, डबल लाइन नहीं है, मेरठ जा सके, दिल्ली जा सके पढ़ने के लिए, ना ही इतना डेवलपमेंट है, ना ही यहाँ के जो पब्लिक है, जो लोग हैं वो इतने डेवलप हैं कि अपने बच्चे को दिल्ली या और दूसरी जगहों पर उनका एडमिशन करा सकें इतना डोनेशन देकर। मेरी गवर्नमेंट से यही प्रार्थना है, यही गुजारिश है कि यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज खोला जाए और पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले जाए, ताकि यहाँ के मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों ही समुदायों को उसका लाभ बराबर पहुंचे। और विकास के नाम पर जो हमने यहाँ से प्रतिनिधि चुन के विधायक भेजा है, उसने आज तक जिस जगह से उसे सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, कालीपार इलाका कहलाता है, वहां की अगर आप सर्वे करें, वहां पे चलने के नाम पे सड़क है ही नहीं। मेरी यूपी गवर्नमेंट से और केंद्र गवर्नमेंट से प्रार्थना है कि जल्द से जल्द ये रोड
ये डेवलपमेंट कराया जाए। हमारे मुख्यमंत्री इलेक्शन के दौरान जब यहाँ विधानसभा चुनाव चल रहा था, वो वादा करके गए थे, खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी वादा करके गए थे, और 2-2.5 साल बीत चुके हैं स्टेडियम का। आपके चैनल के माध्यम से मैं उनसे प्रार्थना करता हूं और याद दिलाना चाहता हूं कि वो इस बात पर अपने किए गए वादे पर, जो जनता के सामने उन्होंने वादा किया था, उसे पूरा करने की कृपा करें। बिल्कुल, उन्होंने मामला उठाया हायर एजुकेशन का, उसके अलावा प्रोफेशनल एजुकेशन का, कि दोनों की इलाके में कमी है, कोई प्रोफेशनल कॉलेज नहीं है। हायर एजुकेशन के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है और वो काफी खर्चीला होता है। मेरा नाम पप्पू प्रधान है, एक यही देवबंद के पास गांव इमलिया से ताल्लुक रखता हूं। हमारे यहाँ जो जनप्रतिनिधि चुने गए थे श्री राजेंद्र सिंह राणा, यहाँ की अवाम ने, मुसलमान ने बहुत दिल और जान से उनको चाह के बनाया और उन्होंने उनकी उम्मीदों पे सारे वो पानी फेर रखा। आज उसके विकास के जो होते हैं, उसके निधि के जो ठेके होते हैं, वो ठेके चल रहे हैं जगह जगह। जहां तक भी उनका कार्य चल रहा है, उस कार्य में एक भी मुस्लिम ठेकेदार नहीं है। सारे बीजेपी के आरएसएस के लोग उन्होंने लगा रखे और मुसलमान अपना आप को इसको चुन के अपना आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और मुख्यमंत्री जी भी आए थे, उन्होंने जिले की भी बात रखी थी। पहले भी कहा था कि मैं मुख्यमंत्री बना तो जिला बनाऊंगा, कोई जिला बनाने की अब तक कोई। जी बिल्कुल, इन्होंने जिस तरह से ठेके की बात की और अभी पीछे सरकार ने वादा किया था कि 20% रिजर्वेशन ठेकेदारी में मुसलमानों को दिया जाएगा, तो क्या वो अमल होता हुआ नजर आता है? नहीं, कुछ भी नजर नहीं आ रहा फिलहाल। तो जो है हमारे जो यहाँ की देवबंद की जो राजनीति फिलहाल जो चल रही है, जो हमारे जो क्या नाम जो राजेंद्र राणा जी है, उनको जो चुन के भेजा यहाँ से, जिस उम्मीद से लोगों ने बना के भेजा उनको कि हमारे यहाँ जो है विकास होगा या कुछ भी ऐसे मतलब काम कराएंगे, उन्होंने यहाँ सिर्फ देवबंद के अंदर जो है ग्रुपबाजी फैला दिया जी, ना के विकास जी। और जो है मतलब लोगों को जो है मतलब इसके बीच में आपस में लड़ाने का काम कर रखा जी, कि भाई जो है ये जो है मतलब अंसारी को और इनको इस तरह से जो है, जो चेयरमैन साहब अगर हमारे यहाँ काम करना चाह रहे हैं, माशाल्लाह जब से ये चेयरमैन बने इन्होंने बहुत काम किया है जी, मगर जो यहाँ के जो इनकी मेन जिम्मेदारी है, उन्होंने जो है मतलब यहाँ गुटबाजी फैला के जो है देवबंद को जो है विकास को रोका हुआ है जी। वो जो उनका नाम है राजेंद्र राणा जी। देखिए, सबसे पहले तो ये जब देवबंद नाम आता है, लोग बाग ये सोचते हैं कि देवबंद पता नहीं कैसे लोग होंगे, किस तरह जीते होंगे। हालांकि ऐसा नहीं है। आपने देखा यहाँ हिंदू भी रहते हैं, यहाँ पे दिवाली भी मनाई जाती है, होली भी मनाई जाती है, लेकिन इस तरीके से पेश किया जाता है कि देवबंद पता नहीं क्या चीज होगी, लोग किस तरह रहते होंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि हमने राजेंद्र राणा को चुन के भेजा था, बहुत सारी उम्मीदें हमारी उसमें टिकी हुई थी, उन्हें कार्य तो करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने तो हमारे देवबंद को बांट दिया। हमारे चेयरमैन साहब माशाल्लाह से काफी अच्छा काम कर रहे हैं, काफी सड़कें बनी है, लेकिन उन्होंने इस तरह की पॉलिसी चली कि काम में बांधा बहुत डाल रहे हैं जी। आलमी समय के खास प्रोग्राम आपकी आवाज में वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी ये सिलसिला जारी रहेगा। मुझे खुशी है कि आलमी समय ने 4 साल पूरे कर लिए और मुशाहिदीन के नज़र में आलमी समय का बहुत ज़्यादा असर है और मकबूलियत है। मुझे इससे खुशी है और मैं 4 साल कामयाबी के साथ मुकम्मल होने पर दिल से मुबारकबाद देता हूं और दुआ करता हूं कि आइंदा भी इसी तरह से आलमी समय आवाम के जज्बात को और मिली मसाइल को और ज़रूरी मसाइल को उठाता रहेगा और आवाम में इसकी मकबूलियत और ज़्यादा बढ़ती रहेगी। आलमी समय के खास प्रोग्राम आपकी आवाज में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। इस वक्त हम मौजूद हैं देवबंद में, हमारे साथ काफी तादाद में लोग मौजूद हैं। बात कर रहे हैं कि किस तरह की परेशानियां हैं, किस तरह की दिक्कतें हैं और अब इस प्रोग्राम के सेगमेंट में हम कोशिश करेंगे कि इन मसाइल का हल क्या है, किस तरह से इन मसाइल का हल निकल सकता है। अभी बात आई, जिस तरह से देवबंद की बात आई कि देवबंद का इस्तेमाल एक मकतब फ़िक्र के तौर पर किया जाता है और पूरे हिंदुस्तान में एक मैसेज जाता है और अगर अपील जाती है यहाँ के जो उलमा हजरात हैं उनके जरिए तो किसी एक पार्टी की फेवर में जाती है, लेकिन उसके बावजूद मुसलमानों के मसाइल ज्यों कहती हों। बेशक ये मसाइल हमारे सामने हमेशा रहते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे ये है कि हमारे जो यहाँ से नुमाइंदे गए हैं, वो MLA या MP जो भी गए हैं, उन्होंने हमारी आवाज़ को कभी सही से उठाया नहीं है। अभी एक आवाज़ आई थी रेलवे लाइन की,
हम भी बचपन से आज तक यही सुनते चले आ रहे हैं कि डबल लाइन होगी, और डबल ट्रैक ना होने की वजह से कितनी दुश्वारियां कारोबारी या आम आदमी जो सफर करता है उसे कितनी दुश्वारी होती है। 150 किलोमीटर का सफर हमें 8-8 घंटे लग जाते हैं। एक हमारा देवबंद चूंकि आलमी शोहरत याफ्ता शहर है, हमारे यहाँ के एक बहुत सारी सहूलियात हमें मिलनी चाहिए थी, इस वजह से कि आलमी शोहरत याफ्ता है। वो सहूलियात हमें स्टेट गवर्नमेंट से हमें उम्मीद है कि इस टर्म में इंशाल्लाह वो पूरी होंगी। वादा भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया हुआ है, तो हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे जो इस गवर्नमेंट के बाकी टाइम है इसमें ये हमारी डिमांड्स पूरी हो जाएंगी इंशाल्लाह। जी चरण साहब, क्या कहेंगे किस तरह से इन मसाइल का हल निकल सकता है, खासतौर से अगर मुसलमानों के ओवरऑल प्रॉब्लम्स की बात करें? ओवरऑल प्रॉब्लम्स जो हैं वो तो जब तक जो यहाँ की अक्सरियत है, जो हिंदुस्तान की अक्सरियत है, जब तक वो ईमानदार नहीं होगी छोटे भाई के लिए, जब एक परिवार के अंदर बड़ा भाई बेईमान होगा तो उसमें कभी सुकून हो ही नहीं सकता। और वो लग रहा होगा उन्हें कि शायद हिंदुस्तान तरक्की की तरफ जा रहा है। अगर कोई छोटा भाई एक परिवार में परेशान है तो बड़ा भाई सुकून से रह नहीं सकता। हिंदुस्तान की अक्सरियत को सोचना होगा। अगर वो इसलिए वोट इसलिए देंगे कि इस वोट के देने से मुसलमान परेशान रहेगा तो हिंदुस्तान कहीं बेहतराई की तरफ नहीं जा रहा, वो बहुत बुराई की तरफ को जा रहा। हो सकता है लोग अच्छे भी हों, लेकिन आरएसएस और जितने भी संगठन हैं वो सब इस तरीके की इंजेक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिससे इस मुल्क को नुकसान होना है, फायदा नहीं होना है। आतंकवाद पे आरएसएस इतना बोलता है कि दुनिया के जितने भी आतंकवादी संगठन है वो खुद हिंदुस्तान की बात करने लगता है। ऐसा लगता है जैसे आमंत्रित किया जा रहा हो, क्या हो भाई यहाँ से, हमारे यहाँ फील्ड खाली है आप लोगों के लिए। फिर कल दाइश बोलता है, परसों कोई और बोलता है इनके खिलाफ। तो हमारे जो सरकारें जब कुछ करेंगे, जब हमारे बड़ा भाई जो है वो ईमानदार होगा, जो यहाँ की मेजोरिटी है, जो माइनॉरिटी के लिए अगर वो ईमानदार होगी तो ही सरकारें कुछ करेंगी। और माइनॉरिटी कहीं सोचने में भी कहीं सक्षम नहीं है कि उसे क्या करना चाहिए। बिल्कुल ही ऐसे हालात पैदा हो गए हैं मुल्क में कि माइनॉरिटी अभी ये सोचने पर मजबूर है कि वो किस तरह से अपना जिंदगी गुजारे। यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा मसला गरीब लोगों का है। यहाँ कोई अच्छा सरकारी हॉस्पिटल अभी तक गवर्नमेंट ने नहीं दिया। यहाँ के हालात बहुत ज्यादा खराब है और न ही कोई ऐसा कॉलेज है जिससे कि कम रेट पर एजुकेशन हासिल की जा सके। और सड़कों का हाल यह है कि आप यहाँ से किसी गांव का सफर बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, उन्होंने वही जो बात उठाई, सड़क का मामला उठाया, उसके अलावा और मसाइल की बात की। अभी जिस तरह से बात चल रही थी कि अक्सरियत जो है वो अकलियत को साथ लेकर चले तभी मुल्क तरक्की कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। हाँ, अभी जैसे अभी बात आई है यहाँ पे और हमारे चेयरमैन साहब ने कही है बात, ये हकीकत है। देखिए, आप एक घर में अगर बड़ा भाई प्रॉपर्टी के मामले में भी एक छोटा सा मसला है, बेईमानी करता है तो एक पूरा परिवार जो है डिस्टर्ब हो जाता है। ये तो पूरे देश का मसला है। तो इस देश के अंदर जब तक हमारे जो बहुसंख्यक लोग हैं वो ईमानदारी के साथ नहीं चलेंगे तो ये समस्याएं पैदा होंगी। और जहाँ तक मैं विकास की बात करना चाहता हूँ, विकास में मेरा मानना यह है कि जैसे हमारे यहाँ देवबंद है, इस देवबंद को पर्यटन स्थल घोषित किया जाए। दूसरा यह है कि अभी पिछले दिनों जब चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री आए थे, उन्होंने जिला बनाने की घोषणा की थी, लेकिन 2.5 साल गुजर जाने के बावजूद आज तक कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। तो मेरी सरकार से मांग है, उत्तर प्रदेश सरकार से, कि एक तो हमारे देवबंद को पर्यटन स्थल घोषित किया जाए और इसको जिला घोषित किया जाए, तो उससे बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और यहाँ का डेवलपमेंट होगा। बिल्कुल बात की इन्होंने, इसको पर्यटन स्थल घोषित किया जाए तो उससे इलाके में डेवलपमेंट होगा। बात करें अगर आज़ादी के 68 वर्ष गुजर जाने की, तो उसके बावजूद मुसलमान बहुत ज्यादा पिछड़ गया है, न सिर्फ पिछड़ गया और पिछड़ता ही जा रहा है। क्या वजह है? आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ कि इस समय मेरी उम्र जो है 65 वर्ष है और मैं यहीं देवबंद के पास एक गांव में वहाँ का रहने वाला हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये देवबंद जो ऐतिहासिक नगर है, जिस पोजीशन में आज से 50 साल पहले था, उसी पोजीशन में आज भी जो का तू है। ये देवबंद के साथ जो है सौतेला व्यवहार है, चाहे वो केंद्र की सरकार रही हो और चाहे वो प्रदेश की सरकार रही हो। मैं इसका एक उदाहरण आपको दूंगा कि पिछले दिनों सितंबर के महीने में यहाँ सांप्रदायिक दंगे हुए मुजफ्फरनगर के अंदर। उसकी आंच हमारे यहाँ भी आसपास के मुस्लिम जो हिंदू इलाके थे, हिंदू गांव थे और वहाँ चंद मुस्लिम रहा करते थे, उनके साथ में जो है वहाँ गोली कांड हुआ। एरनखंडी गांव हमारे पास में पड़ता है, वहाँ एक बुजुर्ग की गोली मारी और उन्हें मजबूर कर दिया वहां से गांव छोड़कर भागने में जो है। तो सरकार जो है
बिल्कुल कतई गूंगी और बहरी बनी हुई है, चाहे वो केंद्रीय सरकार रही हो, चाहे वो प्रदेश की सरकार रही हो। हमारे चेयरमैन जो मौजूदा चेयरमैन है माविया ली जो है, उनकी रात दिन मदद कर रहे हैं। वो गांव छोड़ कर चले आए हैं और वो बेचारे जो हैं कहीं किराए के मकान में, कहीं दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। आज तक इस सरकार ने जो है एक नया पैसा उन्हें नहीं दिया। वो घर छोड़ आए, घर बार भी छोड़ आए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार के तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि मुसलमान के साथ में सौतेला व्यवहार क्यों? सरकार को चाहिए कि यहाँ हिंदू और मुसलमान इस मुल्क के जो है एक दायां हाथ है, एक बायां हाथ है, और जब तक हम दोनों हाथ को साथ लेकर नहीं चलेंगे इस प्रदेश की, इस देश की तरक्की संभव नहीं। बिल्कुल, मुसलमानों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? जब तक साथ लेकर नहीं चलेंगे तरक्की नहीं होगी, इनका कहना है। सही कह रहे हैं। असल में एक तो इल्जाम हमारे पे कम्युनिटी का लगाया जाता, और कम्युनिटी का इल्जाम लगाने के बाद जो है हम पर दहशतगर्दी, शिद्दत पसंदी, इस तरह के इल्जाम लगाकर हमें उलझा देते हैं। जब जब विकास के काम आते हैं, तरक्की के यात्री काम कराना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश भी तरक्की काम करा रही है, और जहां तक देवबंद का नंबर जब आता है तो, और दूसरे उत्तर प्रदेश में पूरे, तो हमें इसमें उलझा दिया जाता है। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जो है कम्युनिटी की बात करने वाले जो लोग हैं वो ज्यादातर नेता हैं। आज जो है जब वो जीत कर जाते हैं यहाँ से तो सिर्फ अपना विकास करते हैं, कॉन्टिनेंटल होटल खोलते हैं, बड़ी बड़ी शराब की भट्टे लगवाते हैं, और दूसरे जो है भ्रष्टाचार और बदमाशी तो चली रही है। देवबंद के विकास के लिए उन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। यहाँ पे सिर्फ जो है वो उद्घाटन के लिए आते हैं, किसी तकरीब का, किसी जलसे का। उसके अलावा आज तक जो है उन्होंने कोई सड़क वड़क का कोई काम नहीं कराया। जो उन पे जिम्मेदारियां थी वो नहीं कराते हैं, तो फिर कहीं की नुमाइंदगी कर रहे हैं देवबंद की वो। तो मैं उनका आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि इस तरह के जो प्रतिनिधि हैं वो पहले जनता की आवाज सुने और जनता का काम करे, तो आगे जीवित तो पहुंचेंगे आप। बिल्कुल, तो ये थे अहले देवबंद जो पूरी तरह से अपने मसाइल से बता रहे थे कि किस तरह की परेशानियां हैं, किस किस तरह के मसाइल हैं, इलाके में डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पा रहा और किस तरह की दिक्कतें हैं। हालांकि देवबंद पूरे दुनिया में मशहूर है तालीम के लिहाज से, और यहाँ के जो तालिब इल्म जो फारिग होते हैं वो पूरी दुनिया में जो है, दुनिया के हर कोने में अपने अपने फील्ड में काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं जो है इस्लाम को आगे बढ़ाने की। आलमी समय के खास प्रोग्राम आपकी आवाज़ में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर किसी और नई जगह से हाजिर होंगे। खुदा हाफिज।